नमस्कार, आदाब, अभिनंदन, स्वागत आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जे जे सर में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम एनसीईआरटी की बुक्स का अध्ययन कर रहे हैं, साथ ही हिंदी व्याकरण एवं प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित विभिन्न प्रकार की व्याकरणिक एवं जीके की श्रृंखलाएं इसमें चलती हैं। यदि चैनल को आज तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। लगातार कक्षाएं इस पर मिलती रहेंगी। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज के अध्याय 10, जो क्लास 6 की एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, जिसका शीर्षक है नए साम्राज्य और राज्य। देखिए दोस्तों, नए साम्राज्य और राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रशस्ति एक महत्वपूर्ण साधन हुआ करता था। प्रशस्ति क्या होती है, प्रशस्ति और क्या बताती है प्रशस्ति? प्रशस्ति एक किस्म का अभिलेख होता है जो संस्कृत के शब्द प्रशंसा से बना होता है। प्रशस्ति का अर्थ प्रशंसा होता था और ये प्रशंसाएं राजा के दरबार में रहने वाले दरबारी कवि किया करते थे। समुद्रगुप्त के दरबार में कवि रहे हरिसेन द्वारा काव्य रूप में प्रशस्ति का निर्माण किया गया। साथ ही आपने विगत अध्याय 9 में पढ़ा है गौतमी पुत्र सातकर्णी, उसने भी इस प्रकार की प्रशस्तियों की रचनाएं की हैं। यहाँ हम बात करेंगे समुद्रगुप्त की प्रशस्ति। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें बताती क्या है? इसमें कवि ने राजा के बारे में लिखा है कि राजा एक योद्धा है, युद्ध को जीतने वाला, विद्वान एवं उत्कृष्ट कवि के रूप में राजा को प्रस्तुत किया है हरिसेन ने, जो कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। राजा को इन्होंने ईश्वर के समान बताया है तथा प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य द्वारा राजा की भूरी भूरी प्रशंसा इसमें की गई है। लिखा है उसके बारे में कि राजा जो थे, ये प्रशस्ति में है कि जिनका शरीर सुन युद्ध मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बरसों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तीरों तथा अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घावों के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। ऐसे हैं महान योद्धा समुद्रगुप्त। ये राजा की प्रशंसा में लिखी जाती थी प्रशस्तियाँ, जो अभिलेख हुआ करती थी। यहाँ आपको मैं 2 स्वर्ण मुद्राएं दिखा रहा हूँ, एक रही ये और दूसरी ये। इसमें समुद्रगुप्त वीणा बजाते नजर आ रहे हैं। पहली में वीणा वादन करते समुद्रगुप्त नजर आ रहे हैं, ये जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ। इसमें समुद्रगुप्त वीणा का वादन कर रहे हैं। साथ ही दूसरी ये समुद्रगुप्त की समय की स्वर्ण मुद्रा है। नीचे अभी मैं आपको एक चित्र दिखाता हूं जिसमें समुद्रगुप्त की नीतियों और उसके राज्य का वर्णन है, उसके साम्राज्य का वर्णन है। ये देखिए तत्कालिक भारत, ये जो आप देख रहे हैं, इसमें ये गुप्त साम्राज्य के राजा समुद्रगुप्त से पराजित 9 राजाओं के क्षेत्र हैं। साथ ही ये जो क्षेत्र है थानेश्वर और ये, इस क्षेत्र में समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाने वाले वे शासक थे जो भेंट स्वरूप समुद्रगुप्त को उपहार दिया करते थे। ये वो शासक है जिसमें कुषाण और शक शामिल हैं। कुषाण और शक शासक सम्मिलित हैं। इन्होंने राजा से सुलह करने के लिए इससे वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए थे। लाल लाल कलर के डॉट आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये इसमें दक्षिणापथ के 12 शासक थे। दक्षिणापथ के 12 शासक थे जिन्होंने भी
समुद्रगुप्त को अपना शासक मान लिया था, अधीनता स्वीकार कर ली थी। और जब इन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली तो उसके बाद समुद्रगुप्त ने इन्हें शासन करने के लिए उनका राज्य वापस सुपुर्द कर दिया था। अब बात करते हैं वंशावली। देखिए, अधिकांश प्रशस्तियां शासकों के पूर्वजों के बारे में बताती हैं। ये प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के प्रपितामह पितामह यानी परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताते हैं। उनकी माँ कुमार देवी लिच्छवी गणराज्य की थी और उनके पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे, जिन्होंने महाराजाधिराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की। आपको यहाँ बता दूं, एक चंद्रगुप्त मौर्य शासक भी रहे हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले या संस्थापक के बारे में। समुद्रगुप्त ने यह उपाधि धारण की थी। उसके परदादा और दादा महाराज के रूप में भी उल्लेख है। इससे ये आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता गया, क्योंकि पहले राजा, महाराजा, अधिराज, महाराजा जैसी उपाधियां इस समय मिली हैं। विक्रम संवत की यदि बात की जाए बीच में, तो 58 ईसा पूर्व से प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत की परंपरा गत रूप से शुरुआत गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़कर देखी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने शकों पर विजय प्राप्त की तो उसके प्रतीकात्मक रूप में इस संवत की शुरुआत की तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से प्रारंभ मानी जाती है। समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासक जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली, पूर्वजों की सूची को वंशावली कहा जाता है, उससे मिलती है। उनके बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शक शासक को परास्त किया। ध्यान रहे, बाद में लोगों को यह विश्वास हो गया कि इनके शासन में, इनके दरबार में विद्वानों का भंडार है, क्योंकि इनके दरबार में कालिदास और खगोल शास्त्री, आर्यभट्ट जैसे दरबारी रहा करते थे। आगे हम चर्चा करते हैं हर्षवर्धन तथा हर्षचरित की। जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में उनकी जीवनी से पता चलता है। ऐसे ही एक राजा हर्षवर्धन थे, जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया था। उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी है। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन किया गया है। चीनी यात्री स्वान, जिनके बारे में हमने पिछले अध्याय में पढ़ा है, काफी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे। उन्होंने वहां जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण दिया है। हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर वे थानेश्वर के राजा बने। उनके बहनोई कन्नौज के शासक थे। जब बंगाल के शासकों ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। मगध तथा बंगाल को जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिलती थी, उतनी सफलता अन्य जगह पर नहीं मिली। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया था। अब बात करेंगे पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियों की। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी का जो डेल्टा है वहां तक फैला था, जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी
ध्यान रहे, चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी, जो कि उस समय का एक बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। ऐहोल धीरे धीरे एक धार्मिक केंद्र बन गया। यहाँ कई मंदिर स्थापित कर दिए गए। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं पर अतिक्रमण करते रहते थे। मुख्य रूप से वे राजधानियों को निशाना बनाया करते थे, क्योंकि जो समृद्ध शहर हुआ करते थे उस समय। पुलकेशिन सबसे प्रसिद्ध चालुक्य शासक थे। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। उनके बारे में कवि रवि कीर्ति की एक रचित प्रशस्ति है, उससे हमें पता चल जाता है कि उनके पूर्वज, मतलब खास तौर पर उनकी पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में रवि कीर्ति ने अपनी प्रशस्ति में बताया है। उन्होंने बताया कि पुलकेशिन को साम्राज्य उनके चाचा से मिला था। रवि कीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व और पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। देखिए विद्यार्थियों, हर्ष का अर्थ आनंद होता है, और कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद अब हर्ष हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी थी। पुलकेशिन भी एक महान शासक रहे हैं, पर चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी। लड़ाई में दोनों वंश दुर्बल होते गए। पल्लवों और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट तथा चालुक्य वंशों ने समाप्त कर दिया था। चोल वंश ने समाप्त कर दिया। राष्ट्रकूट और चोल वंश ने पल्लव और चालुक्यों को समाप्त कर दिया था। अब बात करते हैं इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलाया जाता था। देखिए, पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं की भी कृषि भूमि पर कर लेने की एक महत्वपूर्ण लालसा रहती थी। आज जिस तरीके से व्यवस्थाएं हैं, कुछ उसके समान ही व्यवस्थाएं हुआ करती थी। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होती थी। धीरे धीरे इसमें कई बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद अनुवांशिक बन गए, जैसे बाप की जगह बेटा ही उसका उत्तराधिकारी बनता। इसका एक उदाहरण है कि हरिसेन अपने पिता की जगह पर महादंडनायक यानी मजिस्ट्रेट या यूं कहें न्यायाधिकारी बने। इसके साथ ही कई बार एक व्यक्ति विभिन्न पदों पर एक साथ कार्य करता था, जैसा आज भी एक व्यक्ति कई तरीके के मंत्री पद अपने पास रख लेता है। जैसे हरिसेन महादंडनायक था, कुमार महामात्य एक महत्वपूर्ण मंत्री कह दीजिए, संधि विग्रहिक यानी युद्ध और शांति के विषयों पर मंत्री जो बात किया करते थे वो पद उनके पास था। इस प्रकार एक व्यक्ति कई पदों पर हुआ करते थे। संभवतः वहां के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बोलबाला था। इसमें नगर श्रेष्ठी यानी नगर के प्रमुख बैंकर या शहर का प्रमुख व्यापारी, सारथवा व्यापारियों के काफिले का जो नेता होता था उनका, प्रथम कुलीक यानी मुख्य शिल्पकार जो होता था उनका, तथा कायस्थ यानी लिपिक जो होते थे, इनके प्रधान जैसे लोग होते थे, उनका बोलबाला उस समय हुआ करता था। इस तरह की नीतियां कुछ हद तक प्रभावशाली थी, पर समय के साथ साथ इनमें से कुछ व्यक्ति इतने शक्तिशाली हो जाते थे कि वे स्वतंत्र अपना राज्य स्थापित करना चाहते थे और कर भी लेते थे। अब यदि सेना की बात की जाए तो ये एक नए प्रकार की सेना का गठन इस समय हुआ। हालांकि कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे,
जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार, पैदल यात्री सभी सभी साथ साथ चलते थे। साथ साथ कुछ सेनानायक भी होते थे। आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। इन सेना नायकों को कोई वेतन नहीं दिया जाता था। इनको बदले में कुछ भूमि दान दी गई थी और दान दी गई भूमि से ये व्यक्ति कर वसूल करते थे, जिससे वे सेना और घोड़ों की देखभाल करते थे। साथ ही युद्ध के समय हथियार जुटाते थे। इस तरह के व्यक्तियों को सामंत कहा जाता था। जहां कहीं शासक दुर्लभ हो जाते थे या कमजोर दुर्बल शासक होते थे, उस समय ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे और ये राजा को सेना उपलब्ध कराने का इनका प्रमुख कार्य हुआ करता था। दक्षिण के राज्यों में सभाएं, देखिए दोस्तों, ऐसा है कि दक्षिण राज्य जो थे उनमें सभाओं का आयोजन हुआ करता था। सभा एक संगठन था। पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा भी की गई है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जो सभा के नाम से जाना जाता था। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई और खेतीबाड़ी से संबंधित विभिन्न काम, जैसे सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख, विभिन्न प्रकार के अन्य कार्य भी ये करवाया करते थे। जिन इलाकों में भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहाँ उन नगरों में या उन गांवों में उर नामक ग्राम सभा होने की बात कही गई है। क्या कही गई है? उर नामक ग्राम सभा। जहां ब्राह्मण सभाएं नहीं थी वहां उर हो गई। और नगरम व्यापारियों का एक संगठन था। नगरम एक व्यापारियों का संगठन था। संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामी और व्यापारियों का नियंत्रण हुआ करता था। इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक शासन करती रही। कुछ स्थानीय सभाएं जो थी वो शताब्दियों तक शासन करती रही हैं और कुछ का समय के साथ समाप्त कर दिया गया। अब बात करते हैं उस जमाने के आम लोग। देखिए, उस जमाने के आम लोगों के बारे में अधिक जानकारी उस समय के प्रसिद्ध नाटककार कालिदास के नाटक से पता चल जाती है। कालिदास के नाटक में जो पात्र थे वो सजीव चित्रित थे। उन पात्रों को देखकर पता चलता था कि उस समय के आम लोग कैसे हुआ करते थे। जो सम्भ्रांत थे, राजा थे और ब्राह्मण लोग थे, वे संस्कृत बोलते थे। महिलाएं और गरीब तबके के लोग, निम्न तबके के लोग प्राकृत भाषा बोला करते थे। उस समय का कालिदास का प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम, दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नामक एक लड़की की प्रेम कथा है। इस नाटक में गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात की गई है। इस नाटक में एक मछुआरे को एक कीमती अंगूठी मिल जाती है और ये अंगूठी राजा ने शकुंतला को भेंट की थी। पर दुर्भाग्यवश ये अंगूठी मछली निगल गई। जब मछुआरा इस अंगूठी को लेकर राजमहल के द्वार पर पहुंचा तो द्वारपाल ने उस पर चोरी का आरोप लगाया। मुख्य पुलिस अधिकारी भी उसके साथ बुरी तरह पेश आया और राजा उस अंगूठी को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने मछुआरे को इनाम दिया। पुलिस वाले और द्वारपाल मछुआरे से उस इनाम का कुछ हिस्सा हड़पने के लिए उसके साथ शराब खाने चल पड़े। ये मतलब उस समय के राज कर्मचारियों द्वारा कर्मचारी और एक आम आदमी मछुआरे के साथ किए गए दुर्व्यवहार के बारे में भी इस कहानी में बताया गया है। मुख्यतः ये दुष्यंत और शकुंतला की एक प्रेम कहानी है, जिससे उस समय की सामाजिक व्यवस्था के बारे में पता चल जाता है। चीनी यात्री फासियन ने भी उस समय के आम लोगों के जीवन के बारे में लिखा है। वे कहते थे कि समाज के जो अछूत लोग थे वो शहर से बाहर रहा करते थे। जब भी वे बाजार में आया करते थे तो अपनी साथ एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर आते थे
और उस लकड़ी के टुकड़े पर चोट करते रहते थे जब वे बाजार आते थे, ताकि आवाज़ सुनकर लोग सतर्क रहें और वो अपने को छूने से उस व्यक्ति से बचा सकें। इस तरीके की व्यवस्था उस समय थी, जो फासियन नामक चीनी यात्री ने अपने यात्रा वृत्तांत में लिखी है। एक जगह बाण भट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का बड़ा सजीव चित्रण किया है, जिसमें उसने लिखा है कि राजा बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर चला करते थे। हथियारों के अलावा वे लोग बर्तन, असबाब यानी रोज़मर्रा के उपयोग की चीज़ें, खाने पीने का सामान और विभिन्न प्रकार की चीज़ें लेकर साथ चला करते थे। ये सारी चीज़ें वे सामान ढोने वाले जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाया करते थे। इस विशाल सेना के साथ साथ संगीतकार, नगाड़े, बिगुल, तुरई बजाते हुए लोग चलते रहते थे। रास्ते में पड़ने वाले गांवों को उनका सत्कार करना पड़ता था। गुड़, दही, फूलों का उपहार लाते थे, जानवरों को चारा भी देते थे। वे राजा से मिलना भी चाहते थे ताकि अपनी शिकायतें और अनुरोध राजा के सामने रख सकें, पर यह सेनाएं अपने पीछे विनाश और विध्वंस के निशान छोड़ती जाती थी। अक्सर गांव वालों की झोपड़ियां हाथी कुचल डालते थे और व्यापारियों के काफिले में जुते बैल इन बड़ी हलचल से डरकर भाग खड़े होते थे। बाण भट्ट लिखते हैं, पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी। इस प्रकार की उस समय की राजा की सेनाएं चला करती थी, जो कि जाते हुए विध्वंस के निशान साथ छोड़कर जाया करती थी। ये था आपका अध्याय 10। चैनल को यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। आज की कक्षा आपको कैसी लगी इसके बारे में मुझे कमेंट करके बताना ना भूलें। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एवं याद रहे कि इस क्लास के अलावा एनसीईआरटी की और क्लासों के लिए आपको ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिलेगा, जिस पर जाकर आप एनसीईआरटी की और क्लासों का अध्ययन कर सकते हैं। एवं हिंदी व्याकरण का अध्ययन भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिल जाएगी। धन्यवाद।